अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं महक असलाम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं वजीर आजम इमरान खान की जानिब से हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असम्बली के एजाज में दिए जाने वाले इशाइये की। वजीर आजम इशाइये में अरकान असम्बली से मुखातिब होकर बोले, रोज सुबह खबर मिलती है कि आज जा रहा हूँ, कल जा रहा हूँ या परसों। वाज़ेह करना चाहता हूं कि मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इमरान खान ने कहा कि समझौता कर लूं तो 5 साल आसानी से पूरे कर सकता हूं, लेकिन हालात का डट कर मुकाबला करूंगा। कोरोना से मईशत मुतासिर हुई, इंशाल्लाह मुश्किल सूरत हाल से निकल आएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान ने इशाइये में खिताब किया और इस खिताब में उनका ये कहना था कि रोज़ जब सुबह होती है तो मुझे ये खबर मिलती है कि मेरे मुतालिक ये खबरें गर्दिश हो रही हैं कि मैं आज जा रहा हूँ, कल जा रहा हूँ या परसों जा रहा हूँ। मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मेरे अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इमरान खान का ये कहना था कि आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ को आप आजमा चुके हैं। इमरान खान ने कहा कि समझौता कर लूंगा तो 5 साल आसानी से पूरे कर सकता हूं, लेकिन हम डट कर मुकाबला करेंगे। कोरोना ने मईशत ज़रूर मुतासिर की है, लेकिन हम में अभी इतनी हिम्मत है कि हम मईशत को संभाल सकते हैं। इंशाल्लाह मुश्किल सूरत हाल से जल्द निकल आएंगे। वजीर आजम का दो टोक मौक़िफ़। और वजीर आजम ने अपोजिशन को बेहतरीन जवाब ये दिया कि अगर मैं समझौता कर लेता हूं तो 5 साल जो हैं वो आसानी से पूरे कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। पीपल्स पार्टी अपने नज़रिए से हटकर तबाह हुई है। हम अपने नज़रिए पर खड़े हैं और खड़े रहेंगे, डटे हुए हैं। हर रोज़ नए महाज का मुकाबला करता हूँ, जल्द मुश्किल से निकल जाएंगे। चीनी रिपोर्ट के हवाले से मेरे ऊपर बहुत दबाव था, चाहता तो बहुत सारी चीज़ें छुपा सकता था। परवेज मुशर्रफ ने दबाव में आकर 2 मरतबा चीनी बहरान की रिपोर्ट रोकी। पीआईए में जाली डिग्रियों पर पायलट भर्ती हुए, बदनाम मुल्क हुआ। पीआईए रिपोर्ट पर भी दबाव था, चाहता तो कई चीज़ें छुपा सकता था, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। आज वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इशाया दिया गया इत्तेहादियों को, और इसमें वफाकी वज़रा भी शामिल थे। वज़ीर आज़म ने हर MNA को अलग अलग वक्त दिया। 2.5 से 3 घंटे का एक सेशन था, ये इशाया था, जिसमें वज़ीर आज़म ने हर एक की बात सुनी, हर एक के तहफ़्फ़ुज़ात सुने, हर एक का जो मुतालबा पेश करना चाहता था वज़ीर आज़म ने वो मुतालबा भी सुना। और एंड पे वज़ीर आज़म ने जो खिताब किया, उस खिताब में उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि जो रोज़ाना मुझे खबरें मिलती हैं कि मैं आज चला जाऊंगा, कल चला जाऊंगा या परसों चला जाऊंगा, उस हवाले से मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वज़ीर आज़म का ये कहना था कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को आप आजमा चुके हैं, अब PTI की हुकूमत है और हम मईशत को संभाला दे सकते हैं। वज़ीर आज़म और उनके इत्तेहादी आमने सामने आ गए। मुस्लिम लीग काफ ने वज़ीर आज़म के इशाइये में शिरकत से माजरत करके अपना मेला अलग सजाया। वफाकी वज़ीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा ने चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह पर इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में इशाया दिया। इस इशाइये में ऐसे कई अरकान शरीक हुए जो वज़ीर आज़म के इशाइये में भी मौजूद थे। तो एक अहम खबर है, एक अहम माजरा है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, आखिर ऐसा क्यों हुआ कि वज़ीर आज़म के इशाइये में काफ लीग शरीक नहीं हुई। और माजरत ये कि ज़ाती वजूहात की बिना पर हम शरीक नहीं हो रहे, लेकिन एक अलग से महफिल सजाई गई। उस महफिल में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वज़ीर आज़म के इशाइये में भी मदऊ थे। विफाकी बजट 2020-21 की हतमी मंजूरी का मरहला आन पहुंचा। कौमी असम्बली में आज फाइनेंस बिल की मंजूरी होगी। हुकूमत और अपोजिशन ने अपने अपने इत्तेहादियों को एतमाद में ले लिया। हुकूमती तर्जुमान कहते हैं बजट बासानी मंजूर हो जाएगा, कोई गलत फहमी में बिल्कुल ना रहे। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। पहले आपको ले चलते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त खिताब कर रहे हैं। हमें हरा नहीं सकेगी जब तक हम अपने नज़रिए के ऊपर खड़े हों। हम हारेंगे तब जब हम अपने नज़रिए पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। मुझे भी कहा गया कि ये ना करो। जिस तरह और भी चीज़ों का आज ये जो सारी आपकी ऑपोजिशन है, मेरे लिए कितना आसान है 5 साल गवर्नमेंट करना। सिर्फ मैंने इनके 8-9 लोगों को ये कहना है कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे केसेस हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। सिर्फ ये श्योरिटी देनी है। 8-9 लोग हैं सारे ऑपोजिशन में। बड़े आराम से हमारी ज़िंदगी गुजर जाएगी, हम भी आराम से चलेंगे। लेकिन तब ये पार्टी, ये हमारी गवर्नमेंट, हम तब ख़त्म होंगे जब हम अपने नज़रिए से पीछे हटेंगे। देखें, नज़रिया जब तक नज़रिए के ऊपर आपकी पूरा एक सपोर्ट बैंक, एक पूरा वोट बैंक सारे पाकिस्तान में आज खड़ा है आपके साथ। वो आपसे कोई उम्मीदें लगा के आया है।
وہ یہ نہیں سمجھتا کہ آپ پہلے دن کامیاب ہو جائیں گے یا 1 مہینے یا 1 سال کے بعد، لیکن وہ تب تک مایوس بھی ہوں گے. اونچ نیچ آتی ہے، سٹرگل ہے نا، آپ کی تو سٹرگل ہے. سٹرگل کبھی بھی سیدھی لائن میں نہیں ہوتی، اونچ نیچ ہوتی ہے. کوئی بھی دنیا میں آپ، کوئی بھی دنیا کے اندر جو سٹرگل کرتا ہے، وہ سٹرگل پلیز یاد رکھیں کبھی بھی ایک ہی لائن میں نہیں چلتی. مزید خبریں آپ ملاحظہ. وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے نظریے سے نہیں ہٹیں گے، جب اپنے نظریے سے ہٹا جاتا ہے تو تباہ ہو جاتی ہیں پارٹیاں. پیپلز پارٹی کی انہوں نے مثال دی. وزیر اعظم نے اشعائیہ دیا تھا اتحادیوں کو اور اسے خطاب کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ روز صبح مجھے جو خبریں ملتی ہیں اس پر میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. اگر میں سمجھوتا کر لوں تو بہت آسانی سے 5 سال پورے کر سکتا ہوں، لیکن ہم اپنے موقف پر ڈٹے رہیں گے. اور وفاقی بجٹ 2020-21 کی حتمی منظوری کا مرحلہ آن پہنچا ہے. اس سے متعلق آپ کو عثمان خان کی رپورٹ دکھاتے ہیں. اسمبلی کا اجلاس آج دن 11 بجے ہوگا. بجٹ کی منظوری کا آخری مرحلہ حکومت کے لیے اعصاب پر بظاہر بھاری دکھنے لگا. اپوزیشن بھی ٹف ٹائم دینے کے لیے مکمل تیار، لیکن حکومتی ترجمان تو بجٹ کی منظوری کا مرحلہ آسان قرار دیتے ہیں. کل انشاءاللہ بجٹ پاس ہو جائے گا، ہم پورے مطمئن ہیں. غلط فہمی جو ہے تو کل دور ہو جائے گی. کل میں چاہوں گا کہ آپ ان کو بلائیں، ان سے یہ سوال ان سے پوچھیں کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ نہیں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے ہو جائے گا. وزیر اعظم نے اپنے اتحادیوں کو عشائیے پر بلایا، جس میں بی این پی مینگل کے ارکان پارلیمنٹ کے علاوہ سبھی اتحادی عمران خان کے ساتھ ایک ہوئے. حکومت کے مخالف اپوزیشن رہنماؤں نے سندھ ہاؤس میں بلاول بھٹو کی میزبانی میں سیاسی حکمت عملی طے کی. تحریک انصاف کے ناراض اتحادی بی این پی مینگل کے الگ ہونے سے سیاسی نقصان تو ہوا، تاہم حکومتی اتحاد کو فی الحال کوئی خطرہ نہیں. عثمان خان، سما، اسلام آباد. بجٹ 2020-21 منظور کرانے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کے جتن. عشائیے سے پہلے تابڑ توڑ ملاقاتیں ہوئیں. اتحادیوں سمیت دیگر اراکین کے تحفظات سنے. قاف لیگ اور پنڈی بوائے شیخ رشید دعوت میں شریک نہیں ہوئے. شاہ زین بھگٹی اور ایم کیو ایم نے پہلے گریز کیا، پھر عشائیے میں پہنچ گئے. اسلام آباد سے عباس شبیر کی رپورٹ. وزیر اعظم بجٹ منظوری کی راہ ہموار کرنے کے مشن پر عشائیے سے پہلے اتحادیوں اور ناراض ساتھیوں سے پے در پے بیٹھکیں لگیں. ایم کیو ایم کا وقت ملاقات کے لیے پہنچا، مطالبات و تحفظات پیش کیے. عشائیے میں شرکت سے پہلے انکار کرنے والے جے ڈبلیو پی سربراہ شاہ زین بھگٹی بھی ملنے پہنچ گئے. عمران خان سے بلوچستان عوامی پارٹی اور سندھ کے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے وفود کی بھی الگ الگ ملاقات. بلوچستان سے آزاد رکن اسلم بھوتانی اور پی ٹی آئی کی اپنی رکن پارلیمنٹ غلام بی بی بھروانہ نے بھی مل کر اپنے تحفظات بتائے. وزیر اعظم کے عشائیے میں شرکت سے قاف لیگ اور پنڈی بوائے نے معذرت کر لی تھی. شیخ رشید کورونا سے تازہ صحتیابی کے بعد مزید محتاط، تو قاف لیگ نے رہنماؤں کی مصروفیت کا جواز پیش کیا، لیکن ساتھ ہی بجٹ منظوری میں مکمل حمایت کی یقین دہانی بھی کرا دی. اتحادیوں کے لیے وزیر اعظم کا عشائیہ بھی پرتکلف نہیں بلکہ ون ڈش اور پر کفایت. مینیو میں قورمہ، مٹر پلاؤ اور نان شامل. ٹویٹر پیغام میں معاون خصوصی شہباز گل نے یہ بھی بتا دیا کہ اخراجات خود عمران خان نے اپنے ذمہ لیے ہیں. اتحادیوں کے اعزاز میں وزیر اعظم کے عشائیے سے چند گھنٹے پہلے اپوزیشن اتحاد کا وار. وفاقی حکومت کا بجٹ مسترد کر دیا. بلاول بھٹو اور دیگر رہنماؤں نے مشترکہ نیوز کانفرنس میں پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کیے جانے پر بھی کڑی تنقید کی ہے. اسلام آباد سے عابد علی رپورٹ کریں گے. تبدیلی سرکار کا مجوزہ وفاقی بجٹ اپوزیشن اتحاد نے مسترد کر دیا. رہنماؤں کا مشترکہ بیان جاری. جعلی اور متوالے رہنماؤں نے کہا بجٹ سراسر عوام دشمن ہے. اس مشکل صورتحال میں عوام کے اوپر اور بوجھ ڈالا گیا ہے. بجٹ پاس ہونے سے پہلے انہوں نے اتنا ٹیکس لگا دیا ہے جو پیٹرول کا قیمت سے بھی زیادہ ہے. بجائے ریلیف دینے کے مزید ناقابل برداشت جو ہے بوجھ ڈال دیا گیا ہے. اس سے جو مہنگائی کا طوفان آئے گا وہ ناقابل برداشت ہے. جماعت اسلامی کو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہ بڑھنے پر تشویش، تو جے یو آئی کو منی بجٹ آنے کی فکر لاحق. خیال تھا کہ یہ کورونا وبا ہے، کوئی بہتر بجٹ پیش کرے گی، لیکن انہوں نے بدترین بجٹ پیش کیا ہے. باقی ملازمین ہیں کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا گیا. انہوں نے جو کہا تھا کہ ہم اس کی چیزیں نکالیں، ابھی ہر ایک آدمی کی چیز نکل رہی ہے. یہ بجٹ جو ہے یہ منی بجٹ اس کے بعد آئے گا، یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے. بلاول بھٹو زرداری کا یہ بھی کہنا تھا کہ اپوزیشن اپنی آل پارٹیز کانفرنس جلد بلانا چاہتی ہے، لیکن شہباز شریف کی میڈیکل رپورٹس آنے میں تاخیر کے باعث اے پی سی آئندہ ہفتے تک مؤخر کرنا پڑی.
بلاول بھٹو زرداری نے عمران خان کو بطور وزیر اعظم پاکستانیوں کی زندگی کے لیے خطرہ قرار دے دیا. بولے پاکستان کو اہلیت رکھنے والی قیادت کی ضرورت ہے جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے پاس موجود ہے. بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن اور پاکستان کے عوام ایک پیش پر ہیں. حکومت کی پشت پناہی کرنے والے بھی شاید اب ان کا ساتھ نہ دیں. کورونا وبا کے دوران عام انتخابات شاید مشکل ہوں. پاکستان کے مسائل کا حل صرف اور صرف جمہوریت میں ہے. کورونا کا وبا آنے سے پہلے وزیر اعظم عمران خان صرف اور صرف ہمارا جمہوریت کے لیے اور ہماری معیشت کے لیے خطرہ تھا. آج وزیر اعظم عمران خان کا وزیر اعظم ہونا ہر پاکستانی کا زندگی اور صحت کو بھی خطرہ میں ڈالتے ہیں اور ان کا معاشی صورتحال کو بھی خطرہ میں ڈالتے ہیں. عمران خان کو ٹف ٹائم تو ہمیشہ دیتے ہیں اور دینا چاہتے ہیں, لیکن اس وقت وہ قیادت کی ضرورت ہے جو مسلم لیگ نون میں موجود ہے, جو پاکستان پیپلز پارٹی میں موجود ہے, پورا کا پورا اپوزیشن. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام ایک پیج کے ہیں. نہ صرف عوام ہمارے زیادہ بات مان رہے ہیں جو ان کے پیچھے زبردستی ان کو سپورٹ بھی کر رہے تھے اور زبردستی آپ کو سینٹ الیکشن میں ہروائے تھے, وہ بھی شاید اتنا دلچسپی کے ساتھ ان کے پیچھے نہیں ہوں گے. ہم مل کے کنسنسس کے ساتھ ایک ہی فیصلہ لیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک جمہوری راستہ نکلے جس سے ہم عوام کے مسائل کا حل کر سکیں. میرا خیال میں اب ایک پینڈیمک کے دوران عام انتخابات مشکل ہوں گے رکھنے کی. پاکستان کے مسائل کا حل صرف اور صرف جمہوریت میں ہے, سلیکٹڈ کنسنسس کے ساتھ نہیں. بلاول بھٹو زرداری تو کہتے ہیں کہ کورونا وبا کے دوران نئے الیکشن کا انعقاد مشکل ہے, موجودہ بحران کا جمہوری حل نکالیں گے. لیکن نون لیگ کے رہنما خواجہ آصف نے نئے مینڈیٹ کو مشکلات کا حل قرار دے دیا. کہا کہ حکمرانوں سے جلد چھٹکارا پا کر ہی پاکستان کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے. عمران خان جو ہے وزیر اعظم, وہ ایک نیشنل لائبلٹی بن گیا ہوا ہے. اس شخص کی حکمرانی اور اس شخص کا اس عہدے پہ قائم رہنا جو ہے وہ ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہا ہے. جتنی جلدی جو ہے اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے تو کچھ ہو سکتا ہے بچا کچا جو پاکستان ہے اس کو ہم سیو کر سکیں. حکومت کی اپنی صفوں میں بے دلی اور ان کے اتحادی جس طرح چھوڑتے جا رہے ہیں اس بات کی نشاندہی ہے کہ ان کا آخری وقت آن پہنچا ہے. اس وقت پی ٹی آئی میں بہت سی شکست و ریخت جو ہے وہ ہو رہی ہے جو آنے والے دنوں میں زیادہ ویزیبل ہو جائے. ہم ہر قسم کا آئینی جو آپشن ہے وہ استعمال کریں. کسی قسم کا غیر آئینی جو ہے وہ راستہ اختیار نہیں کیا جائے گا. آئین کے تحت راستے اویلیبل ہیں عمران خان سے جان چھڑانے کی, وہ ہم اسے آئینی راستے استعمال کریں. اس وقت نئی مینڈیٹ کی ضرورت ہے. نئی مینڈیٹ جو ہے وہ ہماری مشکلات کا حل جو ہے وہ کم از کم اس کی ایک آپشن ہے. یہ وقت آ چکا ہے کہ ان کا ساتھ جو ہے وہ چکا دیا جائے. اور وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں کہ اپوزیشن ملک اور قوم سے سنجیدہ نہیں چاہتی ہے کہ دوبارہ اقتدار میں آنا ممکن ہو جائے. اپوزیشن رہنما بیرون ملک جائیدادیں بنا کر آج عوام کا رونا رو رہے ہیں. یہ صرف لاک ڈاؤن چاہتے ہیں, عوام کی انہیں کوئی فکر نہیں. نیوز کانفرنس میں شبلی فراز نے واضح کیا کہ تمام اتحادی جماعتیں وزیر اعظم کی مکمل حمایت کرتی ہیں. کورونا کی وبا اپنی جگہ پر, اسٹڈی دل کی جو تھریٹ ہے وہ اپنی جگہ پر, انٹرنیشنل اور لوکل جو اکنامک سچویشن ہے, ایسی صورتحال میں اپوزیشن بجائے اس کے حکومت پہ ساری ذمہ داری ڈالیں اور خود ایک تماشائی بن کے اور اس بات کا انتظار کریں کہ چیزیں خراب ہوں. ان کی ہر بات سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں, وہ اس ملک کے عوام کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. کہتے ہیں نا کہ جنگل میں لپک رہے تھے شعلے, طاؤس کو رقص کی پڑی تھی. پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون, ان کی اس منافقت کا ثبوت یہی ہے کہ ایک طرف تو انہوں نے اپنے لیے اربوں کی جائیدادیں بنائیں اور ادھر آ کے یہ غریب لوگوں کا رونا رو رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لاک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں. ان کو غریب عوام کی کوئی دلچسپی نہیں ہے جو کہ عمران خان پرائم منسٹر کو ہے. پرائم منسٹر عمران خان نے جس ثابت قدمی, کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ اس وبا کو ایڈریس کیا ہے, یہ دیکھ نہیں سکتی. کچھ تو احساس شرمندگی ہونا چاہیے. سب سے بڑا ہاتھ ان کا تھا اس ملک کو اس حالت میں لانے کا. آج وہی اس بات پہ لوگوں کو
उकसा रहे हैं। इस मुल्क का अगर कोई निजात दहिंदा है वो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और वही इस मुल्क को उसी बुलंदियों पे ले जाएगा जिसकी कि ये मुल्क बना था। अपोजिशन के इल्जामात के बाद हुकूमती वज़रा भी फ्रंट फुट पर आ गए। हम्माद असहर कहते हैं टैक्स फ्री बजट से हिज़्ब इख्तिलाफ मायूसी का शिकार हैं, इन्हें सिर्फ अपने सरमाए और एनआरओ की फिक्र है। मुराद सईद का कहना है कि बौखलाहट अपोजिशन की सफ़ों में नुमाया है, मुल्क इमरान खान की क़यादत में तरक्की कर रहा है। हुकूमती रहनुमाओं ने अपोजिशन के दावों और इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। हम्माद असहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उम्मीद थी कि हिज़्ब इख्तिलाफ वबा के दौर में जिम्मेदारी का मुजाहिरा करती, लेकिन ऐसा ना हुआ। उन्हें अवाम की नहीं सिर्फ अपनी फिक्र है। या इस बात को रद्द कर रहे हैं कि हुकूमत ने कोई टैक्स नहीं लगाए और उनको मायूसी हुई कि वो पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर सके। जबकि बजट में पढ़ने लगा था तो अभी बजट टेबल नहीं हुआ था। बजट एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, उससे पहले इन्होंने वो उठा लिए थे कि हम बजट को रद्द करते हैं। अभी बजट पढ़ा ही किसी ने नहीं था। इनको सिर्फ अपने सरमाए की फिक्र है, इनको सिर्फ एनआरओ चाहिए। मुराद सईद भी सियासी हरीफों पर खूब गर्जे बरसे, कहा कि बजट पेश होने से पहले ही अपोजिशन ने नामंजूर की रट लगा रखी थी। पीपल्स पार्टी जवाब दे कि थर में गुर्बत से अमवात क्यों हो रही हैं। इस वक्त अपोजिशन की हालत है वो हम सब के सामने वाजे है कि जब पार्लियामेंट में आप जाए एक दूसरे से हाथ मिलाना गवारा नहीं करते। ये बौखला चुके हैं, इनके पास कोई दलील नहीं है, दलाइल इनके पास खत्म हो चुकी हैं और पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में तरक्की कर रहा है। मुराद सईद ने कहा कि साबिक़ा अदवार में इदारे तबाही की जानिब गामज़न थे। माजी में किए गए गलत फैसलों का खमियाजा अवाम आज भी भुगत रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने ऐलान किया कि अगले हफ्ते शहबाज शरीफ की सरबराही में अपोजिशन की एपीसी होगी। ऐलान होते ही लाहौर से खबर आ गई कि शहबाज शरीफ कैंसर के मरीज हैं। उन्होंने डॉक्टर्स के मशवरे से खुद को मजीद आइसोलेशन में रखने का फैसला किया है। हिज़्ब इख्तिलाफ की अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ गायब। बिलावल भुट्टो बार बार शहबाज शरीफ की अदम मौजूदगी की वजाहतें पेश करते रहे। शहबाज शरीफ साहब का सेहत अब तक उसका वो टेस्ट रिजल्ट नहीं आया है। लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब के नुमाइंदे ख्वाजा आसिफ साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन का हमारा जो यूनिटी है वो आपके सामने है। बिलावल भुट्टो ने ये भी बताया कि अपोजिशन इत्तेहाद एपीसी कब करेगा। अगला हफ्ता जैसे ही शहबाज शरीफ साहब सेहतयाब हो जाता, हम सब कोऑर्डिनेट करके अगले ही हफ्ता में अपना एपीसी का भी प्लान है। बिलावल ने तो अगले हफ्ते अपोजिशन की एपीसी का ऐलान कर दिया, लेकिन शहबाज शरीफ ने अपनी रिहाइश गाह पर करंटीना में रहने का दौरानिया बढ़ा दिया है। नून लीगी जराए कहते हैं कि शहबाज शरीफ कैंसर के मरीज हैं। डॉक्टर्स ने उन्हें मजीद आइसोलेशन में रहने का मशवरा दिया है। शहबाज शरीफ ने लंदन से वापस आने के बाद दर्जनों ऑनलाइन इजलास मुनक्किद किए थे। सवाल ये है कि वो अपोजिशन की एपीसी में ऑनलाइन शिरकत क्यों नहीं कर सकते। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर पीपल्स पार्टी की एमक्यूएम पर लफ्जी गोलाबारी। सूबाई वज़ीर नासिर शाह कहते हैं इत्तेहादी होने की वजह से एमक्यूएम पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर खामोश है। सईद गनी ने कहा एमक्यूएम ने स्टील मिल मुलाजमीन को निकालने पर भी चुप साध रखी है। मुदस्सिर खान रिपोर्ट करेंगे। सिंध हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। सिंध असम्बली में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर इत्तलात सिंध नासिर शाह ने कीमतों के इजाफे का जिम्मेदार MQM को भी करार दे दिया। कहा कराची में अवामी इशूज पर बात करने वाली MQM ने पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर इत्तेहादियों का साथ दिया। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उन्होंने कहा कि हमें इंपोर्ट की इजाज़त दी जाए और उनके पास स्टोरेज भी थी, लेकिन उनको सख्ती से मना किया गया कि आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। वजीर तालीम सिंध सईद गनी बोले स्टील मिल मुलाजमीन को निकालने के मामले पर भी MQM ने कोई एहतजाज नहीं किया। उनका कहना था कि MQM का दोहरा म्यार नहीं चलेगा। ये पेट्रोल की कीमतों में जितना इजाफा हुआ है MQM अपने आप को इससे अलहदा नहीं कर सकती है। PTI की हुकूमत ने, नाअहल नालायक सिलेक्टेड हुकूमत ने अगर स्टील मिल से 9,500 लोगों को निकालने का फैसला किया, ऐलान किया, तो MQM सिर्फ मुजम्मत करके अपनी जान नहीं छुड़ा सकती है। वजीर तालीम सिंध ने मजीद कहा कि MQM जब पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी थी तब भी पेट्रोल कीमत में इजाफा हुआ। उस वक्त MQM ने हुकूमत छोड़ने का फैसला किया तो पीपल्स पार्टी ने इत्तेहादियों की ही बात मानी। कैमरामैन कासिम रईस के साथ मुदस्सिर नजीर, समा, कराची।
वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि मुर्तजा भुट्टो की बेटी फातिमा भुट्टो ने सिंध हुकूमत की जानिब से सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज को शाहिद हयात के नाम से मंसूब करने की तजवीज़ की मजम्मत की है। अपने एक ट्वीट में फातिमा भुट्टो का लिखना था कि मेरे वालिद और पार्लियामेंट के रुकन मुर्तजा भुट्टो को गोलियां मारकर शहीद किया गया। उनको तिब्बी इमदाद दिए बगैर 1 घंटे तक सड़क पर रखा गया। शाहिद हयात पर उनके वालिद के कत्ल में मुलविस होने का इल्ज़ाम है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत के मुर्तजा भुट्टो केस में मिली भगत कभी नहीं भूल सकती। शाहिद हयात के नाम से ऐसी कोई यादगार मंसूब करने से तमाम लोगों को भी इस साजिश का इल्म हो जाएगा। उन्होंने सवाल किया कि एक इदारे को मुल्जिम के नाम से मंसूब करके हुकूमत नई नस्ल की पुलिस फोर्स को आखिर क्या पैगाम देना चाहती है। बार बार मार पड़ने के बावजूद भारतीय फौज अपनी हरकतों से बाज न आई। पाक फौज ने कंट्रोल लाइन पर एक और भारतीय जासूस क्वाडकॉप्टर मार गिराया। ISPR के मुताबिक भारतीय जासूस क्वाडकॉप्टर को LOC के तत्ता पानी सेक्टर में गिराया गया, जो 850 मीटर तक पाकिस्तानी हुदूद में आ गया था। रवां साल के दौरान ये नवा भारतीय ड्रोन है जिसे पाक फौज ने मार गिराया है। खबर है फैसलाबाद से, जिसके इलाके जड़ावाला में मुसाफिर वैन पर मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुल्जिमान की फायरिंग से 3 भाइयों समेत 5 अफराद जाम बहक, जबकि 5 जख्मियों को सिविल अस्पताल ननकाना मुंतकिल कर दिया गया। यूसुफ चीमा रिपोर्ट करेंगे। लाहौर में पतंग की डोर ने एक और मां की गोद उजाड़ दी। बंद रोड पर 6 साला बच्ची गले पर डोर भिड़ने से जिंदगी की बाजी हार गई। मुतल्लिका SHO को मुअत्तल कर दिया गया। अहले खाना ने जिम्मेदारों को सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। रियाज अहमद रिपोर्ट करेंगे। सियालकोट में कोरोना से बचाव के लिए मुखय्यर हजरात की मदद से हाई फ्लो ऑक्सीजन बेड्स तैयार कर लिए गए हैं। शहजाद अहमद की रिपोर्ट में जानिए। सियालकोट के मुखय्यर हजरात का मिसाली काम। गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल में जदीद सहूलियात से आरास्ता 75 हाई फ्लो ऑक्सीजन बेड का इंतजाम कर लिया गया। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी उस्मान डार के हमरा कोरोना से सेहतयाब डॉक्टर मोहम्मद अहमद ने ऑक्सीजन वार्ड का इफ्तिदा किया। मुझे ये कहने में खुशी है कि आज सियालकोट में 125 बेड हाई फ्लो ऑक्सीजन की कैपेसिटी हमारे पास मौजूद है। उस्मान डार ने ख्वाजा आसिफ को मिलकर काम करने की दावत भी दी। फ्लोर ऑफ द हाउस आपको तकरीर करते नजर आएंगे, लेकिन जिस हलके ने इनको इज्जत दी, जिस शहर ने इनको इज्जत दी, उस शहर में आके ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज में कोरोना टेस्टिंग का आगाज हो गया है। वॉक थ्रू और ड्राइव थ्रू की सहूलियात के साथ टेस्ट की कीमत सिर्फ 2000 रखी गई है। कैमरामैन आइजक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। वेलकम बैक। आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से मुतासिर लाहौर के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियां ना चलाने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे, ना ही कारोबार। महंगा डीजल खरीदने से बेहतर है गाड़ियां खड़ी रहें। मजीद जानेंगे मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट में। डीजल की कीमत में रातों रात 21 रुपए फी लीटर इजाफा। दूसरे शहरों को सामान लेकर जाने वाले ट्रांसपोर्टर्स पर बिजली बंद कर गिरा। लॉकडाउन के बाइस मुआशी सरगर्मियां ठप होने से परेशान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ये झटका बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। कहते हैं कारोबार पहले ही बंद है, अब महंगा तेल खरीदने की सकत नहीं। किराया कौन देगा? कारोबार नहीं है। कारोबार होगा तो किराए में इजाफा होगा, जब कारोबार नहीं है, सब कुछ बंद पड़ा है, माल होगा तो जो एसोसिएशन के सदर का कहना है कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और हड़ताल करने से कुछ हासिल नहीं होगा। बेहतर है गाड़ियां खड़ी कर दें। हमारी ट्रांसपोर्ट तो पहले भी बुरान था, गाड़ियां दर बदर खड़ी हैं, कुछ भी माल नहीं, ड्राइवर बैठे तनख्वाह भी नहीं दे सकते। वर्कशॉप डीजल इतने टायर इतने महंगे हो गए हैं, कुछ भी हम नहीं कर सकते। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स आइंदा का लाहे अमल दूसरी तंजीमों के साथ मिलकर तय करेंगे। कैमरामैन खावर महमूद के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। शहर कायद की मुश्किलात की बात करेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटों की लोड शेडिंग जारी है। जहांगीर रोड के रिहायशियों को डबल परेशानी का सामना है। कहते हैं घर में बिजली नहीं, बाहर निकले तो कई रोज से जमा सीवरेज का पानी बदबू और बीमारियों का सबब बन रहा है। मजीद जानिए सऊद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट में। कराची के शहरियों के लिए दोहरा अजाब। घर में बिजली नहीं और बाहर निकले तो हर तरफ गंदगी के साथ साथ सीवरेज का पानी। जहांगीर रोड के रिहायशी घर जा सकते हैं, ना ही घर से बाहर निकल सकते हैं। कहते हैं शदीद गर्मी में कई घंटों की लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी। 4-5 घंटे लगाते हैं। गर्मी की मौसम है,
जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे मच्छर काटते हैं। यहाँ पे अमूमन ये रोड बंद होता है, अमूमन ये लाइट की वजह से, पानी की वजह से, कि पानी नहीं है, लाइट नहीं है। दूसरी जानिब गुरुमंदिर से तीनट्टी जाने वाली सड़क सीवरेज लाइन फटने से गंदे पानी में डूब गई। इलाका मकीन कहते हैं इंतजामिया के पास मसाइल का कोई हल नहीं। मुझे जाना है नॉर्थ कराची के लिए, तो ये पानी जो है पूरा का पूरा तीनट्टी तक पानी है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हुक्काम का कहना है कि तीनट्टी के करीब धंसने वाली सीवरेज लाइन जल्द तब्दील कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन क्या हुआ, स्वाद की खास सौगात। ट्राउट फिश की फरोख्त भी महदूद हो गई। सयाहती मकाम बंद होने से मछली के ज़ाया होने के खदशात बढ़ गए हैं। सैयद शहाबुद्दीन रिपोर्ट करेंगे। स्वाद के हसीन वादी मदियन में लज्जत से भरपूर ट्राउट फिश की अफजाइश में इजाफा। बालाई इलाकों में 100 से ज़ायद ट्राउट मछली के फार्म्स मौजूद हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इनकी सेल शदीद मुतासिर हो गई। रोज़ाना हमारा जो सेल था वो 400 से 500 किलो के हिसाब से सेल हो रहा था। अभी बिल्कुल सेल जो है बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि सियाह जो है वो नहीं आ रहे हैं, लॉकडाउन है। लोग नहीं है, हमारा काम तो यही है कि सयाही लोग आ जाते हैं यहाँ पर और हम मछली बेच देते इस पे, और भी कारोबार यहाँ चल रहे हैं इसकी वजह से। मौजूदा सूरत हाल ने फार्म्स में काम करने वाले मजदूरों को भी बेरोजगार कर दिया। 15 लाख किलो से ज़्यादा ट्राउट मछली स्वाद में तैयार पड़े हैं। अगर इसका कारोबार नहीं हुआ या फरोख्त नहीं हुई तो ये सारे के सारे तबाह हो जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगे, क्योंकि न किसी के पास खुराक के पैसे हैं और न किसी के पास नौकर के पैसे हैं। फार्म्स मालिकान का कहना है मछलियाँ फरोख्त न हुई तो इन पर मुख्तलिफ अमराज का हमला हो सकता है। वादी स्वाद की खुश जायका और लजीज ट्राउट मछली सेल के लिए तैयार तो है, लेकिन लॉकडाउन के बाइस खरीदने वाला कोई नहीं। यही वजह है कि फिश फार्मिंग का कारोबार भी मान पड़ गया है। कैमरामैन परजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, मदियन, स्वाद। मारगला हिल्स, जहां से शहरे इक़्तिदार के कुछ शहरियों के दिन का आगाज होता है तो कुछ का इख्तिताम। यहाँ के कुदरती हुस्न के मनाजिर इतनी कशिश रखते हैं कि शहरियों को रोजाना यहाँ खींच लाते हैं। वहाब कामरान रिपोर्ट करेंगे। आज हम आपको इस्लामाबाद में मौजूद मारगला की पहाड़ियों का वो हुस्न दिखाएंगे जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। सरसब्ज पहाड़, दूर तक पौधों में घिरी पगडंडी, परिंदों के संगीत, जल तरंग बजाता चश्मों का पानी, लहकते पेड़ों में घिरा ये है इस्लामाबाद का ट्रेल 5, जहां सुबह और शाम के वक्त तो रौनकें उमड़ आती हैं। स्कूल्स बंद हैं और उस वजह से बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा तंग हो गए हैं, तो इसीलिए हम तफरीह के लिए उनको यहाँ लेकर आए हैं। थोड़ा वॉक करें, थोड़ा घूमें, परिंदों की आवाज़ें सुनें और अपने आप को फ्रेश करें। बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट है हमारे पास, और ख़ासकर ट्रेल पे जब आते हैं बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग होता है इसका। मारगला हिल्स के दामन से आने वाली ठंडी हवा, सरसब्ज पत्तों की नजर उतारती ढलते सूरज की सुनहरी किरणें, दिलरुबा हैरत में डूबे गुनगुनाते नज़ारे जो आपके दिल को मुसर्रत से भर दें। बाहर पॉल्यूशन की दुनिया से यहाँ पे ट्रैक्स पे आके और ग्रीन माहौल में रह के, जहाँ ये स्मोक फ्री जोन है, जैसे यहाँ पे एक अच्छा है, ऑफ कोर्स एक हेल्दी फील होता है। ये कुदरती मनाजिर इंसानों के साथ जंगली जानवरों की भी पसंदीदा तरीन आमाजगाह हैं। फितरत के रंगों से रंगी इस दिलकश वादी में चहल कदमी का भी अपना ही मजा है। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद।